साथियों, हम लोग युक्ति संगत कपालभाति की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने घेरण संहिता, हठयोग प्रदीपिका, हठ तत्व कौमुदी, हठ रत्नावली के ग्रंथों में क्या क्या दिया गया है, कपालभाति, वातक्रम कपालभाति, उसकी व्याख्या की गई है। इस वीडियो में हम दो ग्रंथों को लेंगे। एक युक्त भवदेव, ये युक्त भवदेव की किताब है, और दूसरा है हठयोग मंजरी। इन दोनों किताबों पर बात करेंगे। तो युक्त भवदेव, इसमें जो है उन्होंने लिखा है कि भस्ता लोह कारणाम रेज पूरव स संभ्रमो कपालभाति विख्याता कप दोष विशोषणे। यह सेम वैसा ही है जैसा कि हठयोग प्रदीपिका में या हठ रत्नावली में, हठ तत्व कौमुदी में कहा गया है। और इस श्लोक की व्याख्या हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। अब हम दूसरे ग्रंथ पर आते हैं। ये हठयोग मंजरी की किताब है। ये गोरखनाथ की परंपरा से किताब है। बताया जाता है कि उनके शिष्य जो है, जो सहजानंद नाथ थे, उनकी पुस्तक है। इसमें हम देखेंगे कि कपालभाति कैसे बताया गया है और उसका क्या अर्थ निकलता है। यह एक मौलिक किताब है। ये संस्कृत भाषा में नहीं है, ये हिंदी में भी नहीं है, बल्कि ये एक तरह से जो उस ज़माने की जो आम बोलचाल की भाषा थी, भोजपुरी जिसको हम बोलेंगे, वो भाषा इसमें प्रयोग किया गया है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। लिख रहे हैं कि जैसे लोहार धमर धमावे तैसे योगी पवन चलावे, और रेचक पूरक ऐसे करे कपालभाति कप दोष ही हरे। इसका अर्थ हमें समझना है। कह रहे हैं कि जैसे लोहार धमर धमावे, लोहार की एक उपमा इसमें भी दी गई है। और धमड़ का मतलब होता है कि जब हम फूंकते हैं तो आग में फूंकते हैं, आग को प्रज्वलित करने के लिए, तो जो आवाज़ होती है उसे धमड़ कहते हैं। धम से कहते हैं ना कि धम धम, तो धम जो है वो उसका मूल धातु है। ये वास्तव में पाली शब्द है धमन, और जब वो भोजपुरी में आया है तो धमण हो गया है। और न की जगह पर ड़ का प्रयोग बहुतायत किया गया है नाथ संप्रदाय के योगियों के द्वारा, या उस समय में जो भी लोग भोजपुरी को बोल रहे थे या प्रयोग कर रहे थे। तो हम भाषा पर न जा कर के इसके अर्थ पाते हैं कि धमड़ धमावे, मतलब कि वो उस आवाज़ को करे, फूके। तो एक उपमा यहाँ पर भी दी जा रही है कि जैसे लोहार धमड़ धमावे, जैसे लोहार जो है वो हवा को फूंक रहा है, वैसे ही योगी पवन चलावे। कह रहे हैं कि तैसे योगी पवन चलावे, योगी उसी तरह से पवन को चलाता है। अब फिर कह रहे हैं कि रेचक पूरक ऐसे करे। तो उसकी युक्ति बता दे रहे हैं कि पवन को चलाए, लेकिन कैसे चलाए, वो रेचक पूरक के द्वारा चलाए। लोहार के जो फूंकने से जो हवा निकलती है उसकी भट्ठी से, उस तरह से पवन को चलाए, लेकिन कैसे, किस युक्ति से? वो कह रहे हैं कि रेचक पूरक से चलाए। रेचक पूरक ऐसे करे कपालभाति कफ दोष ही हरे। फिर यहाँ बता दे रहे हैं उसका परिणाम कि कपालभाति कफ दोष का हरण करती है।
यहाँ पर भी इस किताब में भी कहीं पर भी उदराघात की बात नहीं कही गई है। एक उपमा दी जा रही है, लोहार की उपमा दी जा रही है, उसके भट्ठी की उपमा दी जा रही है, भट्ठी, लेकिन उसमें रेचक पूरक शब्द का हमेशा प्रयोग किया गया, हर ग्रंथों में प्रयोग किया गया कि कैसे चलाए, रेचक पूरक के। उस युक्ति को भूल नहीं रहे। और सारे लोगों ने एक ही बात बताया कि कफ दोष है यार, मतलब कफ दोष का, या कफ दोष विसूचनी ऐसे भी कहा गया संस्कृत भाषा में, तो कफ दोष का हरण करने वाली है। तो इस तरह से हठयोग मंजरी में भी ये बात बहुत आसानी से, बहुत सरल शब्दों में, आम जनता की भाषा में कही गई है। क्योंकि हठयोग प्रदीपिका नाथ संप्रदाय से ही वो आ रही है और हठयोग मंजरी भी नाथ संप्रदाय से ही आ रही है, लेकिन भाषा अलग है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है थोड़ी सी। तो दोनों लोग जो है ये उसी चीज़ को कह रहे हैं। इसमें कहीं पर भी उदर पर आघात करने के लिए और फिर बाहर जो है प्रश्वास को तेज़ी से फेंकना और फिर लेना, इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है, इस ग्रंथ में भी नहीं कही गई है। अब एक बात और क्लियर करना होगा, समझना होगा कि जब लोहार की भाथी की बात की जा रही है, उसका उदाहरण दिया जा रहा है, तो लोहार की भाथी क्या है कि वो श्वास लेती है अपने भस्ती में, अपने बैग में, वो श्वास को लेती है और फिर वो फूंकती है, फेंकती है। तो जो लेती है उसे आप पूरक समझिए और जो फेंकती है उसे रेचक समझिए। क्योंकि उस समय इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी जो सांस लेती फेंकती हो, तो वो लोहार की भट्ठी जो है वो बहुत आसान सा उदाहरण था, हर जगह उपलब्ध था, इसलिए उसका एग्जाम्पल दिए लोग। कबीरदास भी कहें कि मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए, तो वहाँ पर भी मुई खाल की श्वास कर रहे हैं वो, यानी उसी भट्ठी के श्वास की बात कर रहे हैं वो। तो उसी भट्ठी के श्वास का एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया जा रहा है। तो श्वास लेने के, लेकिन वो इतना ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि बता दे रहे हैं, उसमें बहुत सावधानी बरती जा रही है कि रेचक पूरक के द्वारा। वहाँ तो एक एग्जाम्पल दे दिया गया है, भट्ठी लेती है और फेंकती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें जब करना होगा तो रेचक पूरक के द्वारा करना होगा। इस बात को कभी भी मत भूलिएगा। और रेचक पूरक पतंजलि के प्राणायाम सूत्र की जब व्याख्या करेंगे तो युक्त संगत रेचक पूरक कैसे किया जाता है वो समझ में आएगा, और उसके द्वारा कपालभाति करने की बात कही गई है। इस तरह से जितने भी उपलब्ध ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों में एक स्वर में सारे लोगों ने कहा है कि रेचक पूरक के द्वारा ही कपालभाति की जाएगी। और सबसे बढ़िया है कि आप जो है घिरण संहिता का जो है उसमें जो है किसी तरह की उपमा नहीं दिया गया। इड़िया पूर्य तो वायुम पिंगला में रेचेत पुनः पुनः पिंगलया आपूर्य चंद्रेण रेचेत, ऐसा कह करके उन्होंने बहुत आसानी समझाया। रेचकम पुरकम कृत्वा न बेगिन तु चालेत। तो इस तरह से वो पूरी तरह से समझा दिए, उसमें किसी उपमा की बात नहीं है, क्रिया डायरेक्ट बता दी है, वो सबसे बेस्ट है। इसमें फंसना नहीं है कि मतलब कपालभाति में लोहार की भाती को देखना है फिर उसकी तरह से नकल करना, इस तरह की कोई बात नहीं है। वो एग्जाम्पल दिया गया था कि ताकि आदमी समझ जाए और रेचक पूरक के द्वारा जो है कपालभाति को करे। यह एग्जाम्पल बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, और सबसे पहली बार जो है लोहार की भाती का उपमा जो है वो गौतम बुद्ध ने अपने, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आनापान को जानने की कोशिश कर रहे थे, प्राण विज्ञान को जानने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने अग्निवेश को और महासचक सूत्र में उन्होंने बताया है कि मैं जब सांस को रोक दिया तो नाक
मुंह बंद करके तो कानों से जो है हवा निकलने लगी, तो उस समय जो है लोहार की भाती में जैसी आवाज़ आती है वैसे मेरे कानों से आवाज़ आने लगी। यह बात जो है बोधि राजकुमार सूत्र में भी उन्होंने कहा। तो फिर से बाद में जब वो चीज़ें डेवलप हुई, आगे बढ़ी, तो वही चीज़ें नाथ संप्रदाय में भी आ गई हैं। तो उसका एग्जाम्पल लोग देते चले आए, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि एकदम हुबहू नकल कर लिया जाए उसका, बल्कि सावधानी हमें रखना है कि प्राणायाम जो युक्ति पूर्वक किया जाता है वो रेचक पूरक कुंभक के द्वारा किया जाता है, और रेचक पूरक के द्वारा ही कपालभाति करने की विधान हर जगह कहा गया है, और उस रेचक पूरक को कभी भी नहीं आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि युक्त संगत कपालभाति वो रेचक पूरक के द्वारा ही होती है। उदराघात कपालभाति से बचिएगा। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि उदराघात कपालभाति वो अयुक्त है, शास्त्र के भावना के विपरीत है, और सही प्राणायाम जो है, जो कपालभाति है वो इसी प्रकार से है कि पहले आप श्वास पर ध्यान दीजिए, श्वास अपने आप अंदर चली जाए, दाहिनी नाक को बंद करके बाएं नाक से और हवा को भरेंगे तो वो आपका पूरक हो जाएगा। फिर छोड़ देंगे, दोनों नाक से बाहर आ जाएगा। फिर एक दो सांस आराम करिए, फिर प्रश्वास को बाहर देखिए गया तो बाएं नाक को बंद करके और थोड़ा सा बाहर निकालिए, फिर इसी तरह से छोड़ दीजिए, दोनों नाक से अंदर चला जाए। अब एक दो सांस आराम कर लीजिए, फिर ध्यान दीजिए कि श्वास अपने आप अंदर गई दोनों नाक से, और बाएं नाक को ही बंद करके, जब ही वो उलट कर बाहर आना चाहती है तो बाएं नाक को बंद करके दाहिनी नाक से धीरे धीरे हवा को भरेंगे, पूरक करेंगे। अब फिर पूरा भर जाएगा, छोड़ देंगे, दोनों नाक से फिर बाहर आ जाएगा। फिर एक दो सांस आराम करेंगे, आप नॉर्मल होंगे। फिर इसके बाद प्रश्वास देखेंगे कि बाहर गई, जब वो अंदर आना चाहती है तो दाहिनी नाक को बंद करके बाएं से बाहर की तरफ हल्का सा इशारा करके करेंगे। जब दबाव आएगा छोड़ देंगे, दोनों नाक से वो अंदर चला जाएगा। एक चक्कर ये कपालभाति हो, वातक्रम कपालभाति। इस तरह से आप 2 चक्कर या 3 चक्कर आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको थकान होगी और दिन भर जो है आपको लेथार्जी महसूस होगा, और ज़्यादा कर देंगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है। जो लोग अशक्त हैं, 1 चक्कर करें, 1 चक्कर से शुरू करें, उनको आराम मिलने लगेगा। किसी भी प्रकार का रोग होगा उसमें आराम मिलने लगेगा। कभी भी इसमें जो है जोर ज़बरदस्ती की बात नहीं है। और 24 घंटा में एक बार, मतलब एक बार का मतलब एक टाइम, आप अगर 1 चक्कर या 2 चक्कर करते हैं अपने बलाबल के हिसाब से तो उतना ही लाभ मिलेगा। इसमें कोई भ्रम नहीं है, आप करके देख सकते हैं, और आपके सारे रोग एक साथ शांत होने लगेंगे, सर से लेकर के पैर तक जितने भी रोग होंगे। हाँ, इसके साथ साथ भोजन का ध्यान देना होगा, जो हम अगली वीडियो में बताएंगे। और अगली वीडियो में ये भी हम बताएंगे कि अयुक्त अगर कपालभाति करते हैं तो उससे क्या होता है। उसमें साइंटिफिक रिसर्च भी हैं, और आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमारे फेफड़े की कार्यविधि और हमारा जो कपालभाति है उसका जो रेचक पूरक की प्रक्रिया है वह कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, और रेचक पूरक हमारे शरीर के, हमारे फेफड़े की जैविक प्रक्रिया के अनुरूप कैसे है, इस बात को हम जो है विस्तार से बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब कपालभाति के 7 सम्मत व्याख्याएं लगभग समाप्त हो गई हैं, और अब हम दूसरी चीज़ों को बताएंगे कपालभाति से संबंधित। अगर विस्तार से जानना है तो आप प्राणायाम प्रकाश नाम की पुस्तक को, ये मेरी पुस्तक है प्राणायाम प्रकाश, इसको खरीदिए। इसमें बहुत ही विस्तार से दिया गया है कि कपालभाति क्यों नाड़ी शोधन है, कफ दोष को कैसे वो नष्ट करती है, वो सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट किया गया है और विस्तार से दिया गया है। तो इसको खरीदें, अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर उपलब्ध है, और नीचे वीडियो के नीचे इसका लिंक दे दिया गया है। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्राणायाम प्रकाश चैनल को,
ताकि वीडियो आपको समय से और आसानी से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।